सर क्लाउड के ऊपर। ठीक है, ठीक है, बंद कर देता हूँ। पूनम मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते, कैसे हैं? मैम मैं अच्छा, ठीक हूँ मैम। मैं थोड़ा मतलब हमारी क्लोजिंग चल रही ना, मैं थोड़ी देर वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, इसके बाद ऑन करूँगी। ठीक है, कोई दिक्कत नमस्ते मैम। नहीं। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते विजय जी, अमरावती नमस्ते। लास्ट क्लास में ग्रह सारे कंप्लीट हो गए थे, जिन्होंने भी अटेंड नहीं किया वो नेक्स्ट क्लास को देख ले रिकॉर्डिंग। तो ग्रह, भाव, राशियां, इनसे क्या देखा जाता है और इनको कैसे इनके कार तत्व कैसे हैं और कैसे इनको प्रिडिक्शन में यूज किया जाता है, वो हमने अभी तक कर लिया। ठीक है, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो वो अपना वीडियो ऑन कर ले जो कर सकते हैं। अब प्रेयर करने के बाद हम लोग, कोई भी डाउट है तो आप बता दीजिए, नहीं तो कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, जिनका जनरली बेसिक में या एडवांस में इतना लोग यूज नहीं करते हैं। आपको उसमें रिसर्च बेस पे करना आप कर सकते हैं, पर एक समय के बाद हम लोग उनको यूज नहीं करते। लेकिन बेसिक में सबके ये डाउट रहते हैं, मैम ये क्या है, ये क्या है, उनको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि ये सब डाउट किन चीजों के हैं। तो एक बार हम प्रेयर कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एक पहला टॉपिक है कि मित्र और शत्रु हम कैसे देखें। ठीक है, तो कौन से ग्रह मित्र है और कौन से ग्रह शत्रु है। कोई भी ग्रह अगर मित्र साइन में आता है तो थोड़ा सा ये है कि वो ग्रह फल देने के लिए नेचुरल है, जैसे एटमोस्फेयर में बैठेगा वैसा ग्रह फल देगा। अगर मित्र के साइन में बैठा है तो अच्छे फल देने के लिए ना अच्छे फल देगा, और अगर शत्रु के साइन में बैठा है तो एक टाइप से ये एक अफ्लिक्शन का एक पॉइंट है, पीड़ित होने का। कहा जाता है ना कि ग्रह पीड़ित कैसे होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि कोई ग्रह अगर शत्रु राशि में आता है तो पीड़ित होने का एक फल है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपना फल नहीं देगा। जो एक भ्रम बन जाता है ना कि शत्रु राशि में बैठ गया तो क्या वो फल देगा, ये चीज नहीं है। एक पॉइंट है कि वो हाँ थोड़ा पीड़ित है शत्रु राशि में आने की वजह से। तो इसमें एक मैं पीपीटी शेयर करती हूँ मित्र शत्रु के लिए। आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है सबको? यस मैम। इसमें देखिए कि सभी ग्रहों के फ्रेंड्स और जिनके साथ वो न्यूट्रल है, सम है, और जिनसे वो शत्रु, ये चीजें इसमें लिखी हुई है। ये विनायक सर की पीपीटी है और ये बीपीएचएस में से लिया गया है। तो इसमें देखिए सूर्य के फ्रेंड्स मून, मार्स, जुपिटर, मरकरी न्यूट्रल है और वीनस और सैटर्न शत्रु है। तो अगर लियो साइन, सूर्य की साइन है लियो साइन, अगर लियो साइन में शुक्र या शनि आ जाता है तो वो दिक्कत थोड़ी देते हैं। तो हमेशा थोड़ी देंगे, अपने फल थोड़े कम देंगे। अगर ज्यादा अफ्लिक्शन में आ जाते हैं, साथ में राहु केतु बैठ जाते हैं और अफ्लिक्शन में आ जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो आपको पता है वो अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग उनका
फल देने का लेवल है। लेकिन सिंपल ओनली वीनस सूर्य के साइन में आए तो इतना इफेक्ट मतलब थोड़ा बहुत कम करेगा, ज्यादा वो उनको दिक्कत नहीं देगा। ये लोगों के माइंड में भ्रांति बन जाती है कि ये तो शत्रु राशि में है, इसका शत्रु राशि के साथ में हमें ये भी तो देखना है ना कि सूर्य खुद जाके कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है। अगर सूर्य खुद उच्च का बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो फिर अच्छा है। तो सब चीजें देख के हमें किसी का बताना है, खाली एक पॉइंट पे आके ये मत कर लीजिए कि ये तो शत्रु राशि में ये फल नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका आप फोटो ले सकते हैं, पीपीटी में नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी, मुझे अभी इसमें एडिट करना है, पूरी मैंने करी कंप्लीट नहीं की है। उसके बाद चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा का खुद का कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन मरकरी चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो इसका ये हुआ कि अगर चंद्रमा के घर में मरकरी आता है तो इतना दिक्कत नहीं देता है, लेकिन मरकरी के घर में जब चंद्रमा जाता है थोड़ा अफ्लिक्शन है। ठीक है, तो चंद्रमा किसी को भी शत्रु नहीं मानता, बाकी सब न्यूट्रल है। और मरकरी चंद्रमा को सिर्फ शत्रु मानता है। तो चंद्रमा के घर में अगर मरकरी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा न्यूट्रल नन है, उसके लिए कोई नॉन न्यूट्रल है, लेकिन मित्र है। लेकिन अगर मरकरी के घर में चंद्रमा चला जाए तो थोड़ा एफ्लिक्शन कहा जाए। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट हैं जो पता होने चाहिए, लेकिन हमेशा बुक में लिखने लगे कि ये तो शत्रु राशि में, वो एफ्लिक्शन हमेशा मिलेगा। 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों के साथ एफ्लिक्शन होना चाहिए। कोई ग्रह अपना फल नहीं देगा या अपना खराब फल देगा तो उसका मतलब है 2 या 2 से अधिक एफ्लिक्शन होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए उस काम को देने के लिए। तो मंगल है, मंगल के सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर फ्रेंड है, वीनस न्यूट्रल है, और मरकरी सैटर्न। इसीलिए आप देखोगे जेमिनी लगन में और कन्या लगन में सबसे अकारक ग्रह मंगल बनता है। मेष लगन में सबसे अकारक ग्रह बुध बनता है। तो इनका एक दूसरे से शत्रु है। मून मरकरी साथ में बैठना अच्छा नहीं, सिंपल बैठे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मैथम कैलकुलेटिव लॉजिकल माइंड देंगे, लेकिन अफ्लिक्शन आ जाए तो फिर दिक्कत है। जुपिटर का सन मून मार्स सैटर्न न्यूट्रल है और मरकरी वीनस मित्र नहीं है। वीनस का मरकरी सैटर्न फ्रेंड है, मार्स जुपिटर न्यूट्रल है और सन मून शत्रु है। सैटर्न मरकरी वीनस अगेन मित्र है, जुपिटर न्यूट्रल है और सन मून मार्स एनिमी। राहु केतु जुपिटर वीनस सैटर्न फ्रेंड्स हैं, मरकरी न्यूट्रल है और सन मून। राहु और केतु के सूर्य चंद्रमा जरूर आएंगे शत्रु में, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को राहु केतु मिलकर ग्रहण लगाते हैं। ठीक है, एक बार सूर्य चंद्रमा मिलकर, क्यों? क्योंकि जब स्वबाहु अमृत चखने गए थे मोहिनी अवतार में, भगवान श्री विष्णु उनको विष्णु दे रहे थे अमृत, तो जो भगवान श्री विष्णु को बताया था कि ये देवता नहीं दानव है, वो सूर्य और चंद्रमा ही थे। तो इसलिए परम शत्रु बन जाते हैं सूर्य चंद्रमा राहु केतु के, क्योंकि और उनको वो ग्रहण भी लगाते हैं, जो क्लोज डिग्री में साथ बैठ जाते हैं। तो केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है और राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। ठीक है, ये मित्र शत्रु की एक लिस्ट है, जिसको आप लोगों को इतना मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब हम प्रिडिक्शन निकालते हैं, हाँ हम इसको यूज करते हैं, लेकिन हर बात के लिए इसको यूज नहीं करते। दशा चल रही है, उसके साथ में हम ये भी तो देखेंगे ना उसका ग्रह स्वामी कैसा गया। सूर्य के अगर लियो साइन के अंदर अगर शुक्र गया है तो सूर्य की भी तो कंडीशन देखेंगे ना, सूर्य खुद कैसे, डिस्पोजिटर थ्योरी मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि सूर्य खुद कैसे बैठे हैं, सूर्य लियो को कितना पावर दे रहे हैं, लियो को कितना स्ट्रेंथ दे रहे हैं कोई फल देने के लिए, तभी तो वीनस आके फल देगा ना, लियो स्ट्रॉन्ग होगी तो। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा आता है, आज मित्र शत्रु का ये टॉपिक है। उसके बाद दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि शत्रु राशि में बैठा ग्रह भी अच्छे फल दे देता है, क्यों? क्योंकि उसका डिस्पोजिटर बहुत बढ़िया बैठा होता है। मान लीजिए चंद्रमा के साइन में बुध आके नहीं, बुध के साइन में चंद्रमा आके बैठ जाए और बुध उच्च के बैठे हो, 3 नंबर में मरकरी जेमिनी का चंद्रमा हो और बुध खुद उच्च के बैठे हो, तो फिर तो फल अच्छा आएगा उनके दशाओं में, क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर अच्छा मिला है, बुध बहुत बढ़िया बैठा है कुंडली के अंदर।
सीधा सीधा ये बोल देना कि चंद्रमा जेमिनी में है तो खराब, ऐसा नहीं। हमें बुध की कंडीशन देखनी है कि बुध खुद कैसा जेमिनी को बल दे रहा है। ठीक है, पहला है मित्र शत्रु, आज हमने किया। दूसरा टॉपिक जो आज का है, सभी बार बार पूछते हैं कि मैडम विपरीत राजयोग क्या होता है। पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों ने विपरीत राजयोग, सबने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना मैं बता देती हूँ। त्रिषडाय 6, अभी कुछ दिनों बाद वो माइंड में जरूर आएगा, क्योंकि हर जगह उसको सुनते हैं सब। मैं उनका टॉपिक, इस टॉपिक का इतना जरूरत नहीं है बताने का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम उसको कितना यूज करें, कहाँ किस लेवल तक यूज करें, उसके पीछे ही ना घूमते रहे कि इसकी कुंडली में तो विपरीत राजयोग बन रहा है और फल क्यों नहीं दे रहा, है ना। टॉपिक विपरीत राजयोग बनता कैसे है। त्रिषडाय भाव कौन से हैं सत्तेश जी? त्रिषडाय भाव कौन से हैं? 3 से 11। हाँ, त्रिषडाय और त्रिक भाव 2 7 2 7 10 8 6 6 8 12 6 से 8 12। नहीं, तो बीपीएचएस में लिखा हुआ है कि 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में बैठे हो, 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में बैठे हो, और प्रश्न मार्ग में लिखा हुआ है 3 6 8 12 के स्वामी 3 6 8 12 में बैठे हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। सिंपल सा है, 3 का 3 में बैठा हो, 6 में बैठा हो, 8 में बैठा हो, 12 में बैठा हो, इन तीनों के आपस में कोई एक, जरूरी नहीं है सारे, कोई एक भी बैठा हो तो विपरीत राजयोग की पहली परिभाषा है। आया सबको समझ कि 3 6, किसी बुक्स में आपको 6 8 12 मिलेगा और किसी बुक्स में आपको 3 6 8 12 मिलेगा। तीनों को लेते हैं, किसी बुक्स में ओनली 3 6 8 12 को लेते हैं। इनके 3 नाम है, हर्ष विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग। ठीक है, कोई कुछ भी हो, विपरीत राजयोग का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में आपको डालने के बाद वो राजयोग फलित होगा। क्यों? क्योंकि 6 8 12 के स्वामी बन रहे हैं ना। राजयोग बन कहां से रहा है? राजयोग जो सबसे कुंडली के मेलेफिक हाउस हैं उनसे राजयोग बन रहा है, उसको बोला जा रहा है विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में से डाल के आपको फिर बाहर निकालो, और फिर वो राजयोग की, अगर मान लीजिए 8वें का स्वामी छठे में आता है, 8वें का स्वामी आपका छठे में आता है, तो इसको बोला जाता है सरल विपरीत राजयोग, सरल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब 8वां छठे में आता है तो 8वां का क्या कहना है? सडन गेन, ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक आने वाली कोई दिक्कत, सडन जो आपको पता ही ना हो, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी पीड़ा। तो ऐसी कोई पीड़ा आएगी, उसके बाद आप लोग उसमें से जब निकल जाएंगे तो वो राजयोग दशाओं में, कब? जब इनका पीरियड आएगा, टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ इतना ही हम सबको पता होता है, इतना तो हम पढ़ के बैठे होते हैं, लेकिन इसके साथ में विपरीत राजयोग फलित कब होता है? विपरीत राजयोग फलित होता है जब हमारा लग्नेश और लगन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसे तो हर कुंडली में विपरीत राजयोग है, हर दूसरी कुंडली में ये राजयोग होगा, लेकिन आपका कोई भी राजयोग, एनी राजयोग तब फलित होता है जब आपका लगन और लग्नेश में हिम्मत होती है ऐसे राजयोग को पचाने की। तो विपरीत राजयोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दिमाग के अंदर? बहुत सारे इसके साथ में है सर, है ना, लेकिन सबसे सिंपल तरीका यही है समझाने का कि विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थितियों में वो राजयोग का फलित होना। इसमें कैसे बन सकता है? एक तो मैंने बता दिया 3 6 8 12 का स्वामी आपस में कहीं बैठा हो, एक अकेला तीसरे का चाहे 12वें में बैठ जाए, ऐसे कैसे भी। ठीक है, या कंजक्शन में खुद ही छठे 8वें 12वें में कहीं 2 जने एक साथ बैठ जाए, ठीक है, तब भी विपरीत राजयोग बन जाता है। तीसरा कि मान लीजिए शुक्र, 7 नंबर साइन हमारा शुक्र का आता है, नहीं तुला लगन ले लीजिए। ठीक है, तुला लगन के अंदर शुक्र की एक साइन 2 नंबर साइन छठे भाव में आती है,
ठीक है। शुक्र मान लीजिए, भाव में हाँ 8वें भाव, 8वें भाव में आती है, तो वो शुक्र जाके मान लीजिए केंद्र में बैठ जाए, शुक्र मान लीजिए केंद्र में जाके बैठ जाए, ठीक है। और तीसरा नंबर साइन क्या बनता है, बुध 9th हाउस का स्वामी है। तो जो विपरीत राज्यों का जो कंजक्शन है, जो भी कंजक्शन बन रहा है, इसमें बुध 12वें भाव का स्वामी भी बनता है, तो उनमें दोनों केंद्र त्रिकोण का भी सूत्र बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का भी, समझ आ रहा है, केंद्र त्रिकोण का भी बना रहे हैं और विपरीत राज्यों भी बना रहे हैं। तो ये बढ़िया जगह पे जाके बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, तो भी वो विपरीत राज्यों की संज्ञा उसको दे दी जाती है। सिंपल। तो इतना डीप में क्या, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, क्या जब हम कुंडली देखेंगे ये देखेंगे कि यार ये तो विपरीत राज्यों बना रहा है, इसमें ये कर रहा है, ये इतना हम जाएंगे? बोलने के लिए बहुत अच्छा है, जब हम किसी की कुंडली लिख के देते हैं उसमें लिखने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम प्रिडिक्शन निकालते हैं, क्या हम खुद प्रैक्टिकल होके सोचिए, क्या हम इसको यूज करेंगे? क्या हम अपनी किताब में लिखेंगे इसके सरल विपरीत राजयोग है, हर्ष विपरीत राजयोग है, ये विमल विपरीत राजयोग है? सरल बनता है 8वें का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो, और हर्ष बनता है 6ठे का स्वामी 8, 12 में बैठा हो, 6ठे में बैठा हो, और विमल बनता है 12वें के स्वामी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बात है, मुझे आप लोग रिप्लाई कीजिए, क्या हम जब कुंडली देखने बैठेंगे इतना सब देखेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर, होते क्या आपको ऐसा नहीं है, बहुत सारी कुंडलियों में ये चीजें आती भी हैं, लेकिन वो कब आती है जब हम बहुत डीप लेवल में उनके जीवन को देख रहे होते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में ये योग है, 8वें घर के अंदर बैठा है ग्रह, लेकिन वो हम बहुत डीप लेवल में आके जब उनको करने लगते हैं तब जाके, लेकिन बेसिक लेवल में तो हम नहीं करेंगे ना। इसलिए उनका 8वें का स्वामी 8वें घर में ही बैठा है, बुध, तो वो विपरीत राजयोग में आता है। 8वें का स्वामी 8वें में ही बैठा है, सूर्य, शुक्र और मंगल के साथ में कन्या राशि में। तो उनका क्या है, जो बुध, अब उसको कैसे हम देखेंगे, मैं आपको कुंडली दिखाती हूँ कि विपरीत राजयोग जब हमें देखना होता है, किसी का कहते हो, अमिताभ बच्चन जी का चार्ट एक बार मैं दिखाती हूँ कि हमें कितना किसी चीज को लेना है और कितना किसमें डीप जाना है, ये हमें अपने टूल्स और ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करने पड़ेंगे दिमाग में, कि हमें अपने टूल्स कितने बनाने हैं प्रिडिक्शन के लिए, अपना तरीका क्या बनाना है। इधर उधर सारे टूल्स लेते लेते क्या हम उनको इकट्ठा कर पाएंगे, प्रिडिक्शन निकाल पाएंगे? तो सबको अपना तरीका बनाना पड़ता है। ये आज की क्लास इसीलिए है, जो इतने सारे डाउट घूमते हैं ना, मेरा 6th अस्त हो जाए, मेरा 8th अस्त हो जाए, तो क्या होगा, ये सारे डाउट क्लियर करने अपने दिमाग के अंदर, कि आगे बार बार वो डाउट आए ना आप लोगों को, कि हमें कैसे प्रिडिक्शन लेके आनी है। मैं एक बार कुंडली खोलती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये चार्ट है अमिताभ बच्चन जी का, इसमें 8वें का स्वामी 8वें में ही बैठा है, 8वें का स्वामी 8वें में ही बैठा है। तो आप देख सकते हैं ये विपरीत राजयोग का इसको बोल सकते हैं, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें का स्वामी तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में ही बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, विपरीत राजयोग फल कब देता? कोई भी ग्रह फल कब देगा? जब अपनी दशाएं आएंगी, उनका दशा पीरियड, उनका एक्टिवेशन पीरियड आएगा। तो इसमें आप देखिए कि जब इनकी बुध की दशा, हम नेचुरल और विपरीत राजयोग पढ़ रहे हैं तो बुध की दशा देखेंगे इनके टाइम पीरियड में कि बुध की दशा कैसी है। तो इनकी बुध की दशा का टाइम पीरियड देखिए, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी कि मैं विपरीत राजयोग क्यों समझा रही हूँ। 1990 से लेके 2007,
तो 1990 से उनको विपरीत परिस्थितियों में डाला, अष्टम की सड़न परिस्थितियों में डाला, और 2000 के बाद वो राजयोग में कन्वर्ट हुए। आप समझे कि कैसे विपरीत विपरीत राजयोग का मतलब है। ऐसा नहीं है कि राजयोग का नाम आ गया, क्यों उनका लग्नेश कितना स्ट्रोंग बली है। मैंने क्या बोला, विपरीत राजयोग तब लगता है जब आपका लगन और लग्नेश बली हो। लगन में लग्नेश है शनि जो केंद्र में, और केंद्र में जाके 2 नंबर में बैठे हैं, बहुत अच्छी साइन के अंदर जाके बैठे हैं। आपका लगन लग्नेश स्ट्रोंग होना चाहिए विपरीत राजयोग के फल लेने के लिए। तो ये समझ आया। किसी के भी अभी तक विपरीत राज्यों के लिए मन में डाउट हो, वो क्लियर हुआ कि क्या होता है विपरीत राज्यों। इसके लिए किसी का डाउट है? आज 2 मित्र शत्रु, एक मैंने मित्र शत्रु क्लियर किया, एक मैंने विपरीत राज्यों क्लियर किया कि विपरीत राज्यों होता क्या है। ठीक है, तीसरा हमारा टॉपिक आता है केंद्राधिपति योग। सुना होगा, अगर किसी ने नहीं सुना तो फिर मैं इस कोई योग को बाद में करवाऊंगी कि केंद्राधिपति योग किसी ने सुना है क्या पहले? हाँ जी मैम। हाँ मैम, वो अगर जैसे बेनिफिट्स केंद्र के लॉर्ड्स हो जाए तो दे लूज देयर बेनिफिट। केंद्राधिपति दोष जिसको बोला जाता है, उसका मतलब है कि केंद्र में जो फेमस है, मैं पहले वो बता देती हूँ, एक्चुअल वो नहीं है। ये बोला जाता है कि केंद्र में किसी ग्रह की 2 से अधिक राशि आ जाए तो केंद्राधिपति दोष है, जो मिथुन लगन के लिए, कन्या लगन के लिए, धनु लगन के लिए और मीन लगन के लिए बनेगा। पर एक्चुअल केंद्राधिपति दोष ये नहीं है। केंद्राधिपति का मतलब होता है कि ये सिर्फ 4 शुभ ग्रह के लिए लगता है। विनायक सर ने जो क्लास ली थी कारक अकारक की क्लास, उसमें विनायक सर ने बोला था कि केंद्र के स्वामी अगर शुभ हो जाएं तो अच्छा नहीं है, ये बोला था सर ने उसमें, क्योंकि केंद्र के स्वामी वहां आके अपनी शुभता खो देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल हो जाते हैं, विनायक सर ने ये बताया था। तो न्यूट्रल हो गए तो वो अपना शुभता से उतना फल नहीं दे पाएंगे, शुभता से उतना फल नहीं दे पाएंगे। और केंद्र के स्वामी पापी ग्रह होते हैं तो अच्छा है, क्योंकि पापी ग्रह के भी न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उनकी पाप जो है, जो उनका मैलेफिक, वो कम हो जाएगा, जो अच्छा है। ठीक है, तो केंद्राधिपति दोष 4 शुभ ग्रह है, शुक्र, गुरु, चंद्र और बुध के लिए लगता है। चंद्र बुध कंडीशनल है और शुक्र बुध एकदम बेनिफिक है, शुभ ग्रह है। तो अगर ये जिस इनका केंद्राधिपति दोष का मतलब है, इनकी कोई भी राशि अगर केंद्र में आ जाए, केंद्र 1, 4, 7, 10, और ये खुद भी वहीं बैठे हो, वो तो फिर भी कम है, अगर इनकी राशि भी आ जाती है तो केंद्राधिपति दोष कहा जाता है। लेकिन केंद्र का अधिपति, उसका मतलब है केंद्र का अधिपति, केंद्र का स्वामी बनना। ठीक है, लेकिन वो दोष कब अच्छा है आपके लिए, कब बुरा है, वो इससे पता लगता है कि उस ग्रह की, चंद्रमा की तो दूसरी राशि नहीं है, लेकिन बुध शुक्र और बुध शुक्र और गुरु की दूसरी राशि होगी। तो वो दूसरी राशि अगर त्रिक भावों में आ जाए तो ये केंद्राधिपति दोष आपके लिए खराब है। मान लीजिए 3 नंबर, अब ये उनके लिए तो बनता नहीं, धनु लगन के लिए या उनके लिए इतना स्ट्रोंगली नहीं बनता है, क्योंकि लगन को इतना स्ट्रोंगली इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो लग्नेश भी बनते हैं उन भावों में। ठीक है, तो शुक्र पे सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि तुला लगन के लिए शुक्र केंद्र का स्वामी बन के और अष्टम का भी स्वामी बन जाता है, और मेष लगन के लिए शुक्र केंद्र का स्वामी बन के दूसरे भाव, मारक भाव का स्वामी बन जाता है। तो इसलिए इसमें इतना कि मैम मेरे तो केंद्राधिपति दोष है, मेरे ये है, उन सबको साइड पे करके प्रिडिक्शन पे आओ कि मेरे विपरीत राजयोग है, ये सबको थोड़ा साइड करो। प्रिडिक्शन में आने के लिए कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में क्लियर होने चाहिए।
कि होते क्या है और कितना उनको यूज करना। क्योंकि जब दशा पे आएंगे ना, सीधी हमने दशा ही देखनी है कि जीवन में चल क्या रहा है। तो 3 टॉपिक, मित्र शत्रु, विपरीत राजयोग, केंद्राधिपति योग और एक नीच भंग राजयोग। ये भी सबके माइंड में घूमता है, पढ़ा होगा कहीं नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग का मतलब होता है कोई ग्रह अगर नीच है तो उसकी नीचता कब भंग होगी और भंग होने के बाद वो राजयोग में कन्वर्ट होगी या नहीं। नीचता भंग भी तो होती है ना, जैसे मांगलिक दोष भंग होता है, कोई चीजें भंग होती है कुंडली के अंदर, तो ये नीचता भी भंग होगी। ये नीचता कब भंग होती है? जब उसका उच्च का ग्रह, उसी राशि में कोई उच्च का ग्रह भी होता है। जैसे कन्या राशि के अंदर अगर शुक्र नीच का बनता है तो बुध उस राशि में उच्च का है, तो बुध साथ में बैठा हो, ठीक है। या मेष लगन के अंदर शनि नीच के होते हैं मेष राशि के अंदर, और मंगल उसको देख रहा हो, मंगल स्वामी है ना उस राशि का, मंगल साथ बैठ, तो ये नीच का भंग है। नीच भंग राजयोग का मतलब है कि कोई ग्रह पहले वैसे जैसे विपरीत राजयोग है ना, वैसे ही पहले नीचता का फल देगा, फिर वो राजयोग में कन्वर्ट होगा। सेम वही चीज है। तो इसको भी इतना प्रिडिक्शन में कंसीडर मत करें। आपको अपने लेवल पे एक समय के बाद बेसिक प्रिडिक्शन अभी क्योंकि आप लोग अभी बेसिक प्रिडिक्शन पे हो। बेसिक प्रिडिक्शन में जब हम लोग इन क्वेश्चंस में खो जाते हैं ना, तो फिर प्रिडिक्शन नहीं निकलती। बहुत सिंपल रखिए अपनी एस्ट्रोलॉजी को। अगला ग्रह आता है अस्त, कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक बार एक चीज शेयर करती हूँ आपके साथ। कंबस्शन क्या होता है कि मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, कोई भी ग्रह सूर्य के पास आएगा, 11 से 12 डिग्री एक है उसका, कि 11 से 12 डिग्री अलग अलग ग्रह का अलग अलग है। राहु केतु अस्त नहीं होते हैं, चंद्रमा अमावस के समय में अस्त होता है, और बाकी शुक्र बुध और मंगल गुरु शनि अस्त जब सूर्य के पास में आते हैं। कितना? 11 से 12 डिग्री का डिफरेंस यहाँ हो, या उसको क्रॉस करके 11 से 12 डिग्री, दोनों तरफ 11 से 12 डिग्री होगा ना। सूर्य को आप स्टेशनरी मान लीजिए समझने के लिए। तो अगर बुध यहाँ से चल रहा है और वो उसको क्रॉस करके जब तक 12 डिग्री क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो अस्त रहेगा। सिंपल सा एक लॉजिक है कि यहाँ से 12 डिग्री, जैसे ही 12 डिग्री पास आया, क्रॉस किया, और टिल 12 डिग्री अस्त रहेगा, ठीक है। कोई भी ग्रह अगर अस्त होता है तो वो एक और पॉइंट है किसी ग्रह का पीड़ित होने का। जैसे शत्रु राशि में आने से पीड़ित है, 6, 8, 12 में आने से पीड़ित है, वैसे ही कोई ग्रह अस्त होता है तो वो भी पीड़ा का कारक बन जाता है। अस्त का मतलब है उस ग्रह में थोड़ी स्ट्रेंथ का कम होना, हमें उस ग्रह के फल मिलने में, और वो जिन जिन भाव का स्वामी बनता है उनके भी अस्त के फल कम हो जाते हैं, जिन जिन भाव का वो स्वामी बनता है। अस्त को समझने के लिए सिंपल सी मैं एक चीज बता देती हूँ। मान लीजिए किसी का शुक्र अस्त है, किसी का शुक्र ग्रह अस्त है, तो शुक्र किसका कारक है? वाहन का, गाड़ी का, और लग्जरी लाइफ का, पैसे का कारक है। तो एक सिंपल सा टॉपिक मैं बताती हूँ, यहाँ बैठे वो लोग देख लीजिए जिनका भी शुक्र अस्त है, गाड़ी होते हुए उसका यूज नहीं कर पाते। मतलब आपको दिया है भगवान ने, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, खड़ी है या आप चला नहीं पा रहे हैं, जो भी है, आपके नाम पे गाड़ी आ रही है पर आप उसको यूज नहीं कर, मतलब अस्त का मतलब है कि मिल रहा है। केंद्र में बैठ गया अस्त ग्रह है, केंद्र में बैठ गया, त्रिकोण में बैठ गया, अच्छी राशि में बैठ गया, तो आपको वो चीज मिल रही है लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पा रहे। तो ये क्या हुआ? एक पॉइंट हुआ मैलेफिक, पीड़ित होने का, एफ्लिक्शन होने का। जैसे शत्रु राशि में आने से कोई ग्रह एफ्लिक्शन में आता है ना, तो अस्त को कहाँ यूज करेंगे? अब ये भी सुन लीजिए, हर जगह अस्त को यूज नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। जब हमें रोग देखने होंगे किसी के,
कि रोग कौन सा हो रहा है, कौन सा जीवन में रोग होगा, बीमारी कोई कौन सी आएगी, अस्त को बस वही यूज करना है। और थोड़ा बहुत कभी स्ट्रेंथ देखने के लिए कि वो फल नहीं दे रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अस्त को डीप में यूज नहीं करना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कंबशन को कहाँ हमेशा ज्यादा लेके आना है, हमें कंबशन को ज्यादा रोग में लेके आना है जब हमें रोग पड़ेंगे। तो हर ग्रह के अलग अलग कंबशन के मैं आपको शेयर कर देती हूँ, एक सेकंड। डिग्री है, कंबशन की डिग्री क्या होती है ग्रह की अलग, वो एक 10 से 12 किसी का, इससे ज्यादा का नहीं है। मैं एक सेकंड दीजिएगा। ये देखिए, ये डिग्री है कंबशन की, तो कोई ग्रह कब अस्त होगा, डिग्री बड़ा कर देती हूँ। हाँ, कोई ग्रह कब अस्त होगा, मार्स की 17 डिग्री है, और डायरेक्ट मोशन में रेट्रो, रेट्रो सिर्फ मरकरी वीनस होंगे, क्योंकि मंगल जुपिटर और शनि जब वक्री होते हैं तो इतने क्लोज नहीं होते हैं कि वो अस्त हो। ठीक है, वो मैं बताऊंगी, अभी वक्री का टॉपिक लूंगी जब। तो ये क्या है, जब एक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक होता है तो सूर्य की गर्मी की वजह से वो अपनी खुद की पोटेंशियल खो देता है। तो कोई ग्रह जब अस्त होता है तो उस ग्रह के कारकत्व के लिए हमारे पास हम चीज छोड़ देते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उस ग्रह के खुद के अंदर पोटेंशियल नहीं है ना, तो वो चीज छोड़ देते हैं मैम कि सेम राशि में होना चाहिए कि नहीं मैम? हाँ जी, सेम राशि में होना चाहिए कि नहीं? जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि ओके। सूर्य 28 डिग्री का है किसी भी साइन में, 28 डिग्री का है, और वीनस नेक्स्ट साइन के अंदर 2 से 3 डिग्री का है, तो डिफरेंस तो वही हुआ ना। तो ये जरूरी नहीं है जी। कि सेम साइन में हो, ये जरूरी नहीं। अलग अलग मतलब आगे पीछे, ज्यादा नहीं, एक साइन का डिफरेंस हो सकता है, एक साइन से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो ये आप समझे कि अस्त कहाँ यूज करना है हमको, हर जगह नहीं बोलना। हाँ, आपका लग्नेश अस्त हो जाए तो आपकी हेल्थ में इशू देगा जीवन में, क्योंकि अस्त है ना, लग्नेश में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको हेल्थ इशू देगा। लेकिन 6, 8, 12 के स्वामी वीक होने अच्छे हैं, क्योंकि छठा भाव हमें रोग ऋण शत्रु देता है। अगर छठे का स्वामी अस्त हो जाए तो अच्छा है ना, कि रोग जीवन में कम आएंगे। आठवें का स्वामी ज्यादा वीक होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आठवें का स्वामी हमें आयु देता है, उम्र देता है। तो आठवें का स्वामी, ठीक है, आठवें के लिए हम, मैंने बताया, दान वान नहीं करते हैं। और आठवें का स्वामी अगर अस्त हो जाए तो उसको बल देते हैं, वो प्रॉब्लम देगा, पीड़ा देगा, लंबी बीमारी देगा, और उम्र भी देगा। और 12वें का 6, 8, 12 तीसरे का भी स्वामी ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, ज्यादा स्ट्रोंग होना, उनको वीक होना ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो छठे का स्वामी अगर वीक होता है तो हमें रोग कम होते हैं जीवन के अंदर। अब 12वें का स्वामी वीक होता है तो हमारे खर्चे कम होते हैं, हम हॉस्पिटल वगैरह में, ये सब में हमें दिक्कत कम आती है। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, फिर मैं एक
मैं एक रिकॉर्डिंग स्टॉप करके वापस चलाती हूँ।